हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ओनली यूपीएससी के इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज्योग्राफी की सीरीज अच्छी लग रही होगी, उपयोगी साबित हो रही होगी। हमने पिछले क्लास में हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय के जो रेंजेज हैं ग्रेटर हिमालय के, उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज हम लोग लेसर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस सेशन में, 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करेंगे पीछे के जो भी हमने पढ़ा है अब तक। तो सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांस हिमालय में ये सब रेंजेस थी और कुछ इसके माउंटेन पीक थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आपको उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। फिर हम ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़े। ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के बारे में हमने पढ़ा। और बृहद हिमालय के कुछ जो माउंटेन पीक थे, पर्वत शिखर, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वो कुछ जो लद्दाख में पाए जाते थे, फिर उत्तराखंड में मिले, और फिर आगे बढ़ने पे हमें कुछ नेपाल में भी मिले। तो हमने सबके बारे में पढ़ा और सबके नाम भी याद किए थे हमने। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि ग्रेटर हिमालय के बाद, ये जो बृहद हिमालय है, उसके बाद आज लेसर हिमालय में हम क्या क्या मिलेगा। लेसर हिमालय को हिंदी में लघु हिमालय बोलते हैं, ठीक है, लघु हिमालय। लेसर हिमालय का दूसरा नाम मिडिल हिमालय भी है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कुछ भी नाम दिया हुआ रहे, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, सब एक ही बात है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसर हिमालय के कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, कौन से माउंटेन पीक हैं। तो सबसे पहले इधर आते हैं ऊपर में। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, आप लोग भी मैप निकाल लें एटलस में। उम्मीद करता हूँ आपके पास एटलस होगा। मैंने बोला था स्टूडेंट वर्जन का एटलस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएँ, फॉलो कर पाएँ, आप इसमें मार्क कर सकें। मैं ये एटलस यूज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास भी ऐसा ही एटलस होगा। इसका नया वर्जन भी हो सकता है, मे बी इसका कलर चेंज हो गया होगा। ये सेकेंड एडिशन मेरे पास है, तो मैं इसी से सारे मैप यूज करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो अगर आपके पास भी ये मैप रहेगा तो आसानी होगी आपको समझने में, और आप उसमें साथ साथ मार्क करते अगर जाएंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लेसर हिमालय में, वो है माउंटेन पीक इसका, माउंटेन रेंज इसका पीर पांजाल। तो आप जम्मू कश्मीर का ये जो पार्ट है, ये जो मैप है, वो आप निकाल लें फिजिकल मैप का। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पीर पांजाल, पीर पांजाल रेंज, ठीक है। तो पीर पांजाल रेंज किस स्टेट में आता है, ये हम लेसर हिमालय में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो किस स्टेट में आएगा, ये जम्मू कश्मीर में आएगा। साथ साथ इसके कुछ पार्ट हिमाचल के भी स्टेट में आ जाता है। तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों मिलाकर के कंबाइन रूप से हम बोलेंगे पीर पांजाल के रेंज यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये लेसर हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और फिर देखते हैं एक और रेंज है यहीं पे, आपको दिखाई दे रहा होगा इसके जस्ट नीचे, धौलाधर रेंज दिख रहा है, धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों स्टेट में पाए जाएंगे। तो 2 रेंजेज हमने अभी तक पढ़ लिए, 2 पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी अभी। मैं हिंदी में साथ साथ बोलते जाता हूँ ताकि कुछ लोगों को, कुछ विद्यार्थी को हिंदी में समझने में, मतलब इंग्लिश में समझने में दिक्कत होती है। तो मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि जो भी नाम हिंदी में मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं, मैं उनके नाम हिंदी में ज़रूर बोलूँ। आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए इधर से, कम हिंदी के
तरफ से एटलीस्ट। तो चलिए, ये पीर पांजाल की पर्वत श्रृंखला हो गई और फिर धौलाधर की पर्वत श्रृंखला हो गई। दोनों लघु हिमालय के पार्ट हैं, लेसर हिमालय के पार्ट हैं। दोनों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों स्टेट में ये फैले हुए हैं। तो फिर इसके बाद आ जाते हैं इधर उत्तराखंड में। ये पीर पांजाल के बाद और थोड़ा नीचे आएंगे, पीर पांजाल और धौलाधर के बाद नीचे आएंगे तो उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड का ये रीजन है। उत्तराखंड में आपको मिलेंगे मैसूर की रेंजेस। तो मसूरी रेंज मिले। मसूरी रेंज के बाद कुमाऊं की पहाड़ियाँ मिलेगी आपको। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है। क्या होता है, कभी कभी ये छिप जाता है मेरे वीडियो से। तो कुमाऊं की रेंजेस और मसूरी की रेंजेस आपने देख ली। इसके साथ एक और रेंज है, एक और यहाँ पे पीक है, नागटिब्बा पीक। नागटिब्बा नाम का एक शिखर है यहाँ पे, शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, नागटिब्बा। चलिए कोई बात नहीं, आप नागटिब्बा यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे क्या, नागटिब्बा रेंज, नागटिब्बा पीक। ये पीक है, नॉट रेंज। ये जो नागटिब्बा है ये पर्वत शिखर है, ये पीक है। जबकि मसूरी रेंज और कुमाऊं की पहाड़ियाँ भी पहाड़ी हैं। तो हमने अभी लेसर हिमालय में पढ़ा पीर पांजाल रेंज, धौलाधर रेंज, नागटिब्बा पीक, मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद अगर नीचे आते हैं तब तो हिमालय का ये नेपाल में हिमालय का पार्ट चला गया। तो अब नेपाल का मैप हमें निकालना पड़ेगा। कल हमने जो मैप में पढ़ा था नेपाल के कुछ पीक के नाम, तो उसी मैप को फिर से दोबारा आज देखेंगे और देखेंगे इसमें जो लेसर हिमालय, कल तो हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय का इतने सारे पार्ट थे, जितने भी पीक हमने पढ़े थे ये सब ग्रेटर हिमालय के थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लेसर हिमालय के पार्ट हैं। तो आज जो हम महाभारत रेंज की बात कर रहे हैं ये है महाभारत रेंज। आपको दिखाई दे रहा होगा नेपाल के इस मैप में। तो ये जो रेंज है ये महाभारत रेंज नाम है इसका। और ये किस हिमालय का पार्ट है, तो मिडिल हिमालय का पार्ट है, राइट। मिडिल हिमालय या लघु हिमालय जिसे बोलते हैं। इससे लिखने में दिक्कत होता है। तो ये किस हिमालय का पार्ट है, ये मिडिल हिमालय या लघु हिमालय का पार्ट है। ठीक है। तो ये हो गया अपना लेसर लघु हिमालय। लघु हिमालय में हम क्या क्या पढ़े हमने, तो मैं अब नोट डाउन कर लेता हूँ। हमने पढ़ा अभी लेसर हिमालय, या हिंदी में इसी को बोलते हैं लघु हिमालय। ठीक है। तो लघु हिमालय में हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा पीर पांजाल रेंज। ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश दोनों में। उसके बाद हमने पढ़ा धौलाधर रेंज। ये दोनों कहाँ थे, JNK प्लस हिमाचल प्रदेश। तो ये पार्ट, ये जो दोनों रेंज हैं ये दोनों स्टेट में फैले हुए थे। उसके बाद हमने पढ़ा नागटिब्बा
पीक यानी कि नाग टिब्बा का शिखर। फिर हमने क्या पढ़ा नाग टिब्बा के बाद? मसूरी रेंजेज। उसके बाद हमने पढ़ा मसूरी रेंजेस के बाद हमने पढ़ा कुमाऊं की पहाड़ियाँ। तो ये है कुमाऊं की हिल्स। ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों हमने पढ़ा था, ये कहाँ था? ये था उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में। और फिर हम चले गए नेपाल की तरफ बढ़ते हुए। तो नेपाल में हमने देखा एक बहुत बड़ी सी रेंज जिसका नाम था महाभारत रेंज। राइट। तो उम्मीद करता हूँ लेसर हिमालय आपको समझ में आया होगा। लेसर हिमालय की इतना ही इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज और पीक थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो शिवालिक के रेंजेज में जाएंगे। तो शिवालिक के रेंजेज अब बहुत ही मतलब स्मूथ हैं, उसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ के नाम पढ़ने नहीं हैं। शिवालिक के रेंज एक ही साथ आपको दिखाई देगा इस तरह से। ये यहाँ से इस तरह से फैला हुआ है शिवालिक की रेंज इस तरह से फैला हुआ है। तो इसमें कोई पीक हमें याद नहीं रखना है, कोई माउंटेन रेंज याद नहीं रखना है। एक ही पहाड़ी है जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हिमालय के सारे लेक्चर समझ आए होंगे। हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय का पार्ट पढ़ा था, सबसे आगे में हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय का पार्ट। राइट, इधर ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय। फिर हमने देखा ग्रेटर हिमालय का पार्ट। ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से पहाड़ी थे? ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पहाड़ी थे और लेसर हिमालय में कौन कौन से पहाड़ी थे? आपको सबके नाम याद हो गए होंगे। शिवालिक के रेंज में कोई नाम याद नहीं रखना है क्योंकि शिवालिक की रेंज बहुत कंटिन्यूअस है। अगर आप इस तरह से देखें, एनसीईआरटी के बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी के बुक में भी ये मिलेगा कि ये जो शिवालिक की रेंजेज है ये यहाँ से इस तरह से फैला हुआ है, दिख रहा है आपको? शिवालिक की रेंज यहाँ तक इस तरह से। इसके ऊपर हमने देखा था ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय ये है, ग्रेटर हिमालय इस तरह से नेपाल होते हुए इधर जाता है। इसके बीच में कहीं मिडिल हिमालय थी, तो इसके बीच में मिडिल हिमालय बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसके बीच में मिडिल हिमालय थी। ठीक है, इस तरह से। और ये सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पामीर की नॉट। पामीर की गांठ इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे बहुत सारी पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। लगभग ऐसा लगता है कि यहाँ से सबका ओरिजिन हुआ है। जैसे वेस्ट की ओर जाएं, पश्चिम की ओर जाएं तो हिंदू कुश, पूरब की ओर जाएं तो कुनलुन की पहाड़ियाँ, और इधर हम लोग अब जब भारत की तरफ आते हैं दक्षिण की तरफ, ये जो पामीर नॉर्थ से दक्षिण की तरफ जाते हैं साउथ की तरफ, तो हमारा हिमालय की पहाड़ियाँ सारी आती हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको पामीर की नॉट बोलते हैं। इसे पामीर की पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है, आपको तो पता ही होगा। हमने देखा कि किस तरह से हिमालय का विस्तार नॉर्थ इंडिया में यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर के एरिया से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक किस तरह से फैला हुआ है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो हिमालय के जो रेंजेज हैं इनके कुछ गुण हैं, उनके गुण के बारे में जानते हैं। तो अगर हम हिमालय के ये जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं,
अपना भारत इस तरह से है, यहाँ से ये जम्मू कश्मीर का एरिया है मान लेते हैं, और ये इधर से फैला हुआ है, इधर नेपाल और इधर ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो इधर का जो हिमालय है इसके फीचर कैसे हैं, और इधर का जो हिमालय है इसके फीचर कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे कहा जाता है कि ये लोअर एल्टीट्यूड पे है, और इधर का ये जो हिमालय है ये हायर एल्टीट्यूड का है। स्नो लाइन, एक होता है स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या है? स्नो लाइन है जब, स्नो लाइन उसे कहते हैं जब कोई भी माउंटेन पे जब सर्दियों के दिन में बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़बारी होगी तो ये इस तरह से जमना शुरू हो जाएगा बर्फ़ इस पे, तो बर्फ़ जमते जमते कहीं तो आएगा, कहीं पे तो रुकेगा। इसके अब यहाँ तक तराई वाले क्षेत्र तक तो नहीं आ जाएगा बर्फ़, ऊपर ही कहीं तो, अब जितनी जो हाइट वाले एरिया रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी, नीचे कम बर्फ़ गिरेगी, और सबसे नीचे बहुत नीचे आएंगे तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं मिलेगी। तो जो ऊपर इधर बोला जाता है कि इधर की पहाड़ियाँ पे ऊपर ही बर्फ़ रह जाती है, ठीक है, और इधर की पहाड़ियों पे थोड़ा बर्फ़ नीचे तक आती है, तो इसे कहा जाता है लोअर स्नो लाइन, और इसे कहा जाता है हायर स्नो लाइन, ठीक है। अब हायर स्नो लाइन मतलब यहाँ बर्फ़बारी थोड़ी कम हुई है, लोअर स्नो लाइन मतलब यहाँ बर्फ़बारी थोड़ी ज़्यादा हुई। ऐसा क्यों हुआ? दोनों लगभग इक्वेटर से अगर डिस्टेंस देखें, अगर वर्ल्ड मैप आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में आपको दिखेगा इक्वेटर से इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इस वाले पार्ट का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है इसके अपेक्षाकृत, ठीक है। ये हमने लैटिट्यूड बनाया है, 2 लैटिट्यूड बनाया है। तो इसी तरह बहुत सारे लैटिट्यूड है ना, तो नीचे जब 0 डिग्री के पास आते हैं तो इक्वेटर मिलता है अपना। तो इक्वेटर से जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम आते हैं तब ज़्यादा पहले कौन मिलेगा? पहले हायर स्नो लाइन वाला मिलेगा पार्ट। तो इक्वेटर पे आपको पता है 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, 0 डिग्री से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे धूप का मिलना कम होने लगता है। तो धूप कम मिलेगी तो ये बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, तो स्नो लाइन ज़्यादा बनेगा। स्लो लाइन ज़्यादा बनेगा मतलब लोअर स्नो लाइन मिलेगा, मतलब बर्फ़ की ये जो बर्फ़ की लाइन रहेगी वो नीचे तक पहुंच जाएगी, तो इसे कहते हैं लोअर स्नो लाइन, और इसे कहते हैं हायर स्नो लाइन। यहाँ पे बर्फ़ इसके अपेक्षाकृत कम गिरेगी, तो ये बर्फ़ ऊपर ही माउंटेन के ऊपर पीक पे ही रह जाएगी। मैं दूसरे पेज में ले लेता हूँ। ये मैं दिखा दिया लोअर स्नो लाइन, और ये मैं दिखा दिया हायर स्नो लाइन, लोअर स्नो लाइन। इधर लिखते हैं हायर स्नो लाइन, मतलब इसमें जो बर्फ़ की जो लाइन होगी ये नीचे तक आएगी, इसमें बर्फ़ की लाइन थोड़ी ऊपर ही रह जाएगी, क्योंकि इधर ठंड ज़्यादा होती है, इक्वेटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, विषुवत रेखा से ज़्यादा दूरी पे है ये, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है इंडिया का, मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये उत्तर पूर्वी भाग है भारत का, और ये नॉर्थ इंडिया, ये उत्तरी भाग है भारत का। तो इधर और क्या फीचर होंगे इसके? ये फार फ्रॉम
इक्वेटर होगा, इक्वेटर से विषुवत रेखा से इसकी दूरी अधिक होगी, ये कंपैरेटिवली क्लोजर होंगे टू इक्वेटर लाइन, ये कंपैरेटिवली थोड़े पास होंगे इक्वेटर के, विषुवत रेखा के। फार फ्रॉम इक्वेटर विथ रिस्पेक्ट टू, किससे फार होंगे, किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं इसको हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के कंपेरिजन में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कंपेरिजन में देख रहे हैं, ठीक है। तो फार फ्रॉम इक्वेटर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये चूंकि लोअर स्नो लाइन है, फार फ्रॉम इक्वेटर है, विषुवत रेखा से बहुत दूर है, तो यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो वेजिटेशन कैसा होगा, इस पे पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, वेजिटेशन की मात्रा यहाँ कम होगी, यहाँ कंपैरेटिवली वेजिटेशन की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना। अब ये विषुवत रेखा से दूर है, तो यहाँ रेनफॉल यानी कि बारिश भी यहाँ कम होगी, यहाँ बारिश ज़्यादा होगी। यहाँ क्यों कम हो रहा है बारिश, क्योंकि लेस मॉइस्चर होता है यहाँ विंड में, है ना, तो यहाँ पे आते आते मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जबकि यहाँ पे अधिक होने का कारण यही होता है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर अधिक होता है, मोर मॉइस्चर इन विंड, हवाओं में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, वो बहुत स्टीप होते हैं, बहुत खड़े होते हैं। यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं एकदम सीधे खड़े होते हैं, ज़्यादा आपको इस तरह से दिखेंगे पहाड़, जबकि यहाँ पे थोड़े लेस स्टीपर होते हैं, लेस स्टीपर माउंटेन होते हैं। यहाँ पे पहाड़ थोड़े इस तरह से ऐसे मिलेंगे, फैले हुए, ज़्यादा खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत खड़े रहेंगे। अब खड़े रहेंगे पहाड़ तो क्या होगा, यहाँ पे जो नदियाँ आएंगी, ये रिवर का स्पीड कैसे होगा, रिवर स्पीड अधिक होगा, तो यहाँ पे मिट्टी का कटाव कैसा होगा, मिट्टी का कटाव भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे रिवर स्पीड कम रहेंगी, मिट्टी का कटाव थोड़ा कम होगा, ठीक है। मिट्टी का कटाव ज़्यादा होने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होने से ही प्लेन बनते हैं। तो आपने पढ़ा होगा गंगेटिक प्लेन है इधर के रीजन में, गंगेटिक प्लेन नॉर्थ इंडिया के रीजन में गंगा का प्लेन है, आपने पढ़ा होगा। तो चलिए, ये था हमारा हिमालय का पोर्शन। हमने हिमालय के बारे में बेहतरीन ढंग से समझा है। उम्मीद करता हूँ इससे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आएगा आपको तो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।